अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अप्लाई बाबा चैनल में आप सबको खुशामदीद। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो है गवर्नमेंट ऑफ द पाकिस्तान की तरफ से अनाउंस होने वाली जॉब्स के बारे में। मैं अप्लाई बाबा चैनल के थ्रू आपके साथ कम्युनिकेट करता रहता हूँ, जिसमें डिफरेंट जॉब्स के बारे में आपको गाइड करता रहता हूँ, उनका अप्लाई का तरीक़ेकार जो भी है। अब आज की हमारी एडवर्टाइजमेंट है गवर्नमेंट ऑफ द पाकिस्तान मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से ऑलमोस्ट 468 जॉब्स अनाउंस हुई हैं। ये तमाम जॉब्स के बारे में मैं वन बाय वन आपको गाइड कर देता हूँ कि इसके अंदर टोटल सीट्स कितनी है, किस किस पोस्ट के लिए, अप्लाई का तरीकाकार क्या है और अप्लाई किस तरह करना है। मैं आप वीडियो को प्रॉपर देखिएगा, मैं आपको प्रॉपर गाइड करूंगा और आपकी पूरी हेल्प करूंगा अप्लाई करने में। उम्मीद करता हूं कि आपको ये सारी बातें समझ आ जाएंगी इजीली, और कहीं पे अगर आपको कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट्स में जरूर इंटीमेशन दे सकते हैं, कमेंट्स में जरूर पूछ सकते हैं। मैं आपको इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि फौरन उस चीज का रिप्लाई करूं और आपको अप्लाई में और एडवर्टाइजमेंट की अंडरस्टैंडिंग के अंदर पूरी हेल्प करूंगा। दोस्तों, अनाउंस होने वाली जॉब में सबसे पहले हमारे पास पोस्ट है डिप्टी डायरेक्टर की, जो कि BS18 की है, और इसकी एज लिमिट की अगर हम बात करें तो दोस्तों 25 से 40 साल एज लिमिट रखी गई है और इसकी 3 सीट्स हैं। क्वालिफिकेशन की अगर हम दोस्तों बात करें तो इसमें सेकंड क्लास मास्टर डिग्री विद मिनिमम 5 ईयर एक्सपीरियंस ऑफ इंटेलिजेंस ड्यूटीज होनी चाहिए, और जो कि आपने BS17 की जॉब की आपने पहले की हो, और इंटेलिजेंस कोर्स क्वालिफाइड मेजर इक्विवेलेंट होना चाहिए आर्म फोर्स के, और 5 ईयर का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों हमारे पास दूसरी पोस्ट आ जाती है डिप्टी डायरेक्टर सिग्नल की, जिसके अंदर BS18 की है। इसकी एज लिमिट 25 से 40 साल रखी गई है और 1 साल एक इसकी पोस्ट है। दोस्तों, इसमें एक चीज और इंपॉर्टेंट, एडवर्टाइजमेंट को एंड तक देखिएगा, क्योंकि इसके अंदर एज रिलैक्सेशन के बारे में भी आपको बताया जाएगा और हाइट और डिफरेंट चीजों के बारे में भी आपको बताया जाएगा। अब हमारे पास दूसरी पोस्ट है, तीसरी पोस्ट है असिस्टेंट डायरेक्टर BS17 की, जिसकी 16 सीट है और सेकंड क्लास सी ग्रेड के अंदर आपकी डिग्री होनी चाहिए या इससे अबव होनी चाहिए, तो आप इसके लिए एलिजिबल है, और 16 ईयर एजुकेशन और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन आपकी रिक्वायर्ड है। और इसकी जो अगर हम बात करें कि इसकी सीट्स कहाँ कहाँ पे है, ये आप देख सकते हैं। मेरिट बेस पंजाब में 7 है, सिंध के अंदर अर्बन के अंदर 3 है, रूरल के अंदर 2 है, और KPK के अंदर 1 है, एक्स फाटा के अंदर 1 है, और इसी तरह आप तमाम जॉब्स अपनी देख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों हमारे पास असिस्टेंट डायरेक्टर इंजीनियरिंग BS17 की हमारे पास एक सीट है, जो कि पंजाब की है। सेकंड क्लास बी ग्रेड बैचलर डिग्री ऑफ इंजीनियरिंग इक्विवेलेंट डिग्री होनी चाहिए, और उसके बाद इसमें यह भी है कि आपके पास 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, आर्मी या नेवी या एयरफोर्स से रिलेटेड आपने इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के अंदर काम किया हो। उसके बाद दोस्तों हमारे पास आ जाती है असिस्टेंट डायरेक्टर कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की 3 सीटें, जो कि BS इक्विवेलेंट डिग्री इन कंप्यूटर साइंस, सिस्टम एनालिस्ट, IT सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर होना चाहिए, और उसके बाद हमारे पास सी ग्रेड के अंदर आपकी कम से कम सेकंड डिवीजन के अंदर आपकी क्वालिफिकेशन कंप्लीट होनी चाहिए। एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन का आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेंगे, बट जो चीजें लिखी हुई हैं उसके मुताबिक आपको ये मिनिमम जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसको कंप्लीट करना लाजमी है। अब दोस्तों इसके अंदर एज लिमिट रखी गई है 22 से 35 साल, और उसके बाद हमारे पास छठे नंबर के ऊपर है दोस्तों असिस्टेंट डायरेक्टर रिसर्च एंड एनालिस्ट की BS17 की हमारे पास एक सीट है। एज लिमिट की अगर हम बात करें तो 22 से 35 साल एज लिमिट रखी गई है, और क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो BS और इक्विवेलेंट डिग्री होनी चाहिए सेकंड क्लास के अंदर, और HEC से अप्रूव इन इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकम्युनिकेशन, एम्बेडेड सिस्टम, कंप्यूटर, IT, इंफो सिक्योरिटी और अदर रिलेटेड डिसिप्लिन के अंदर। उसके बाद दोस्तों इसमें 5 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। उसके बाद दोस्तों हमारे पास 7 नंबर के ऊपर आ जाती है चार्ज नर्स की BS16 की 3 सीट है, जिसकी एज लिमिट रखी गई है 20 से 33 साल, और उसके लिए आपके पास PNC रजिस्टर्ड कार्ड होना चाहिए, और साथ ही सेकंड ऑप्शन ये है कि फॉर मेल 1 ईयर का आपके पास कोर्स या सर्टिफिकेट होना चाहिए इन नर्सिंग रिलेटेड फील्ड से, जो कि एज अ मिडवाइफरी के काम आपने परफॉर्म किया हो। और इसके लिए जो सीट है वो एक्स फाटा के अंदर ही एक सीट है, और पंजाब के अंदर 2 सीट है। उसके बाद दोस्तों हमारे पास आ जाता है सब डिविजनल ऑफिसर BS16 की हमारे पास एक सीट है, जो कि आप कह सकते हैं कि इसको सेकंड क्लास या ग्रेड C बैचलर डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग इक्विवेलेंट डिग्री होनी चाहिए, MTech इन सिविल टेक्नोलॉजी विद 5 ईयर प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस इन रिलेटेड फील्ड होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों इसके लिए अगर हम एज लिमिट की बात करें तो 20 से 33 साल इसकी एज लिमिट रखी गई है। उसके बाद दोस्तों हमारे पास आ जाती है असिस्टेंट BS15 की 3 सीट है, और जो कि ग्रेजुएशन होनी चाहिए आपकी 14 ईयर एजुकेशन, मिनिमम टाइपिंग स्पीड आपकी 30 होनी चाहिए, और उसके बाद मस्ट भी कंप्यूटर लिटरेट होना चाहिए, और 6 वीक का बेसिक IT कोर्स आपने अगर किया होना चाहिए इसमें। उसके लिए एज लिमिट की अगर हम बात करें तो दोस्तों 18 से 33 साल तक आप अप्लाई कर सकते हैं। पंजाब की एक सीट है, बलूचिस्तान की एक सीट है, और फाटा की एक सीट है। उसके बाद दोस्तों हमारे पास आ जाता है सब इंस्पेक्टर BS14 की हमारे पास 87 सीट है, जिसके लिए आपके पास क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो 14 ईयर क्वालिफिकेशन आपकी रिक्वायर्ड है, ग्रेजुएशन या इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। और उसके बाद इन रिलैक्सेबल टू इंटरमीडिएट इन केस ऑफ रिटायर्ड
अगर उसके बाद सर्विंग पर्सनल ऑफ आर्म फोर्स हैविंग मिनिमम 8 साल का आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए अगर आपने आर्म फोर्स से काम किया हुआ है। उसके लिए हमारे पास अगर एज लिमिट की बात करें तो दोस्तों 18 से 30 साल इसकी एज लिमिट रखी गई है और इसकी जो क्वालिफिकेशन के बाद अगर हम देखें कि सीट्स कहाँ-कहाँ पे हैं 87 वो आप देख सकते हैं तमाम पंजाब, सिंध, केपीके, बलूचिस्तान, एक्स फाटा और गिलगित-बल्तिस्तान और आजाद जम्मू कश्मीर के अंदर इनकी सीट्स की डिवीजन। उसके बाद दोस्तों हमारे पास 11 नंबर के ऊपर आ जाता है सिक्योरिटी सब इंस्पेक्टर बीएस 14 की हमारे पास 8 सीट है जिसके लिए एज लिमिट 18 से 30 साल रखी गई है। ग्रेजुएशन 14 ईयर एजुकेशन होनी चाहिए फर्स्ट डिवीजन के अंदर और उसके बाद अगर आप आर्म फोर्स के अंदर काम किया है 8 साल तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। अब हमारे पास आ जाता है दोस्तों ट्रैफिक एनालिस्ट बीएस 14 की हमारे पास 18 से 30 साल एज लिमिट है 6 टोटल पोस्ट हैं 14 ईयर एजुकेशन इसके अंदर रिक्वायर्ड है और उसके बाद हमारे पास फोटोग्राफर बीएस 13 की हमारे पास 2 सीट है जिसकी एज लिमिट 18 से 30 साल तक रखी गई है सेकंड क्लास और ग्रेड सी बैचलर डिग्री और या इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन होनी चाहिए जो कि एचईसी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से हो और 5 ईयर का आपका फोटोग्राफी का एक्सपीरियंस इसके लिए रिक्वायर्ड है। उसके बाद दोस्तों हमारे पास 14 नंबर के ऊपर हमारे पास जॉब है अपर डिवीजन क्लर्क बीएस 13 की जिसमें इंटरमीडिएट आपकी रिक्वायरमेंट है और मिनिमम टाइपिंग स्पीड आपकी 40 होनी चाहिए मस्ट बी कंप्यूटर लिटरेट होना चाहिए और आपके पास 3 वीक का आईटी कोर्स होना चाहिए जिसमें आपके पास एमएस ऑफिस लाजमी है। दोस्तों उसके बाद हमारे पास 15 नंबर के ऊपर पोस्ट है लोअर डिवीजन क्लर्क बीएस 11 की जिसकी टोटल सीट 35 है मैट्रिक मिनिमम टाइपिंग स्पीड 30 मस्ट बी कंप्यूटर लिटरेट और 3 वीक्स का आपका आईटी कोर्स इसके अंदर इंक्लूड है। अब हमारे पास दोस्तों पोस्ट आ जाती है सिक्योरिटी असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की जो कि बीएस 11 की है और इसके टोटल 15 सीट्स हैं 14 ईयर एजुकेशन इसके लिए रिक्वायर्ड है और सेकंड डिवीजन के अंदर और उसके बाद अगर आपने इंटरमीडिएट किया हुआ है और रिटायर्ड आर्मी फोर्स से आप रिटायर्ड हैं 5 साल का एक्सपीरियंस है तो तब भी आप इसके लिए एलिजिबल हैं। उसके बाद दोस्तों हमारे पास आ जाता है 17 नंबर पे सुपरवाइजर की 2 सीट्स हैं जिसमें डीए टेली कम्युनिकेशन इलेक्ट्रॉनिक्स में होना चाहिए और उसके बाद 3 साल का एक्सपीरियंस इसके लिए रिक्वायर्ड है और उसकी 2 सीट्स हैं एक पंजाब की एक बलूचिस्तान के लिए। सब इंजीनियर फर्स्ट की बीएस 11 की अगर हम बात करें तो 2 सीट्स हैं जो कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से अनाउंस की गई हैं। एज लिमिट अगर हम देखें तो इसमें 18 से 30 साल तक एज लिमिट रखी गई है और उसके बाद हमारे पास टेक्निकल मॉनिटरिंग स्टाफ बीएस 9 की हमारे पास एक सीट है जिसके लिए एज लिमिट रखी गई है 18 से 30 साल और इसमें पंजाब के लोग अप्लाई कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो ग्रेजुएशन इक्विवेलेंट विद मिनिमम सेकंड डिवीजन अलोंग विद जर्नलिज्म पाक स्टडी हिस्ट्री लिटरेट इंग्लिश ऑब्लिक उर्दू एज एन ऑप्शनल सब्जेक्ट। उसके बाद दोस्तों हमारे पास आ जाता है सिक्योरिटी सुपरवाइजर बीएस 9 की टोटल 50 सीट है इंटरमीडिएट की बेसिस के ऊपर ये जॉब्स आई हुई हैं और अगर आपने मैट्रिक पास किया हुआ है और उसके बाद आपका आर्म फोर्स के अंदर 3 साल का एक्सपीरियंस है तो तब भी आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है। पोस्ट की डिवीजन आप देख सकते हैं तमाम प्रोविंस से रिलेटेड जिस तरह भी आप देखना चाहें मेरिट बेस्ड पंजाब सिंध केपीके बलूचिस्तान एक्सफाटा गिलगित-बल्तिस्तान आजाद जम्मू कश्मीर। उसके बाद दोस्तों हमारे पास आ जाता है ऑपरेटर स्पेशल बीएस 9 की 72 सीट है जिसके अंदर एज लिमिट रखी गई है 18 से 30 साल इंटरमीडिएट इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन इन फर्स्ट डिवीजन और मैट्रिक ओब्लिक इक्विवेलेंट इन केस ऑफ एक्स सुपरवाइजर मैन विद मिनिमम 5 ईयर एक्सपीरियंस ऑफ ट्रैफिक एनालिसिस इन सिग्नल यूनिट्स ऑफ आर्मी नेवी एयरफोर्स। उसके बाद दोस्तों हमारे पास 22 नंबर के ऊपर सीट है लेडी रिसेप्शनिस्ट की जो कि बीएस 7 की है एक सीट है और इसके लिए इंटरमीडिएट क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है। व्हीकल मैकेनिक बीएस 7 की हमारे पास 11 सीट है इंटरमीडिएट होना चाहिए और 3 साल का आपका एक्सपीरियंस इसके लिए रिक्वायर्ड है। उसके बाद दोस्तों हमारे पास 24 नंबर के ऊपर है इलेक्ट्रिशियन व्हीकल की बीएस 7 की इंटरमीडिएट होना चाहिए 12 साल आपकी तालीम होनी चाहिए और 3 साल का एक्सपीरियंस इसके लिए रिक्वायर्ड है। दोस्तों उसके बाद हमारे पास आ जाता है 25 नंबर पे मिडवाइफ बीएस 6 की एक सीट है जिसमें मैट्रिक विद साइंस होना चाहिए और मिडवाइफरी का आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए मिनिमम 2 ईयर का आपका एक्सपीरियंस हो तो आप इसके लिए एलिजिबल है। उसके बाद दोस्तों हमारे पास 26 नंबर के ऊपर आ जाता है फोटो प्रिंटर बीएस 6 की 2 सीट है एज लिमिट अगर हम देखें तो इसके अंदर 18 से 30 साल एज लिमिट रखी गई है। सेकंड क्लास और बी ग्रेड सेकंड क्लास और सी ग्रेड एफए और एफएससी और आईकॉम और इक्विवेलेंट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड विद 5 ईयर एक्सपीरियंस ऑफ डेवलपिंग एंड प्रिंटिंग इन डिजिटल फोटो और कलर लैब। 27 नंबर के ऊपर दोस्तों हमारे पास पोस्ट है इलेक्ट्रिशियन बीएस 6 की जो कि जिसके क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो एफएससी विद डिप्लोमा सर्टिफिकेट ऑफ इलेक्ट्रिशियन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट एंड 2 ईयर प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस एज इलेक्ट्रिशियन और इसके लिए अगर हम बात करें तो दोस्तों इसमें 18 से 30 साल तक एज लिमिट रखी गई है और इसके टोटल 2 सीट है। उसके बाद दोस्तों हमारे पास स्पेशल स्टाफ बीएस 5 की 12 सीट है 18 से 30 साल इसकी एज लिमिट रखी गई है। इंटरमीडिएट आलात कंप्यूटर का बेहतरीन इस्तेमाल कर सकते हैं और किसी भी ट्रेड में काबिल सबूत तजर्बा का हामिल हो और 12 ईयर इसके लिए क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है। उसके बाद दोस्तों हमारे पास है प्लम्बर की एक सीट है
18 से 30 साल इसकी एज लिमिट रखी गई है। मैट्रिक विद डिप्लोमा या सर्टिफिकेट होना चाहिए आपका प्लम्बिंग से रिलेटेड, और उसके बाद 5 साल का एक्सपीरियंस इसके लिए रिक्वायर्ड है। ड्राइवर की हमारे पास टोटल 40 सीट है। मैट्रिक होना चाहिए, एलटीवी ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों हमारे पास आया कि एक सीट है, 18 से 30 साल तक इसकी एज लिमिट रखी गई है। मैट्रिक मिनिमम 3 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों हमारे पास 32 नंबर के ऊपर हम देख सकते हैं नायब कासिद की 51 सीट है, जो कि मैट्रिक बेस है, और आपको मोटरसाइकिल ड्राइविंग लाइसेंस होना लाजमी है इसके लिए। उसके बाद दोस्तों हमारे पास लास्कर BS1 की प्राइमरी पास रिक्वायर्ड है, उसके इतनी एनर्जी हो कि वो वेट को कैरी कर सके। उसकी टोटल 7 सीट है। चौकीदार की हमारे पास 2 सीट है, जिसके लिए मैट्रिक की रिक्वायरमेंट है। माली की BS1 की 1 सीट है, और मैट्रिक होना चाहिए, मिनिमम 2 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए, और उसकी 1 सीट है। 18 से 30 साल इसकी एज लिमिट रखी गई है दोस्तों। उसके बाद हमारे पास आ जाता है कुक BS1 की मैट्रिक होना चाहिए, मिनिमम 5 ईयर एक्सपीरियंस ऑफ कुकिंग आपको आना चाहिए, और 18 से 30 साल इसकी एज लिमिट रखी गई है, और 2 इसकी टोटल सीट है। मेस वेटर BS1 की टोटल 6 सीट है। मैट्रिक मिनिमम 2 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए, 18 से 30 साल एज लिमिट रखी गई है। 38 नंबर के ऊपर हम देख सकते हैं मिसालची प्राइमरी पास की रिक्वायरमेंट है, 1 सीट है उसकी। उसके बाद हमारे पास 39 नंबर के ऊपर है सेंट्री वर्कर की 11 सीट है, प्राइमरी पास होना चाहिए। और उसके बाद बार्बर की हमारे पास 1 सीट है, और उसके लिए क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो आपके पास मैट्रिक विद 3 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए। दोस्तों ये तो टोटल सीट्स हैं जो मैंने आपको तमाम सीट्स के बारे में बता दिया है। अब इसके लास्ट डेट क्या है, अप्लाई का तरीका क्या है, ये तमाम चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने वीडियो को एंड तक देखना है, और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा। शेयर करें अपने उन तमाम दोस्तों के साथ जो भी इस क्राइटेरिया पर पूरा उतरते हैं। अब हम देख लेते हैं एज रिलैक्सेशन। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर अनाउंस होने वाली जॉब के अंदर एज रिलैक्सेशन इन्होंने बहुत अच्छी दी हुई है। आप देख सकते हैं कि अगर आप शेड्यूल कास्ट से हैं तो 3 साल का, या गिलगित बल्तिस्तान से हैं, आजाद जम्मू कश्मीर से हैं, तो आपको 3 साल का एज रिलैक्सेशन इसके अंदर दिया गया है। उसके बाद दोस्तों हमारे पास हम देख सकते हैं कि अगर आप सिंध रूरल एंड बलूचिस्तान से हैं तो आपको 3 साल का इसके अंदर एज रिलैक्सेशन है, सिर्फ BS15 और बिलो पोस्ट के लिए। उसके बाद दोस्तों हमारे पास आ जाता है 10 साल की एज रिलैक्सेशन। जी वो उस सूरत में है कि पेरेंट्स, मदर, फादर जो भी हैं, उनकी बेस के ऊपर अगर उनकी डेथ हो गई ड्यूरिंग सर्विस तो आपको 10 साल का एज रिलैक्सेशन इसके अंदर दिया जाएगा। उसके बाद अगर आर्म फोर्स से आप रिटायर हैं तो 15 साल की एज रिलैक्सेशन है। और उसके बाद अगर आप डिसेबल पर्सन है और आपके पास डिसेबल का सर्टिफिकेट भी है तो आपको 10 साल की एज रिलैक्सेशन इसमें दी जाएगी BS15 और बिलो जॉब्स के अंदर। अब हम बात करते हैं कि दोस्तों इसको अप्लाई करने का तरीका कार क्या है। अप्लाई करने का तरीका कार मैं आपको अप्लाई करके भी बताऊंगा। आपने प्रॉपर मेरी वीडियो को एंड तक देखना है और स्टेप बाय स्टेप आपने चलना है। यहाँ से वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैं आपको बताऊंगा कि आपने अप्लाई किस तरह करना है, आपने फी किस तरह पे करनी है, तमाम प्रोसेस एंड तक। अप्लाई करने के लिए दोस्तों आपने www.recruitment.com.pk की वेबसाइट के ऊपर विजिट करना है। वहां पर जाकर आपने अपनी प्रोफाइल बनानी है। प्रोफाइल बनाने के बाद आपने वहीं से जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करना है उस पोस्ट के लिए अप्लाई करना है। आपको एक चालान जनरेट होगा जिसमें एक PSID होगी। उस PSID को आपने वन लिंक के थ्रू आपने पेमेंट करनी है। पेमेंट अगर आप खुद कर सकते हैं तो वेल एंड गुड। अगर आपको पेमेंट करना नहीं आता, आप किसी दोस्त से या किसी जैज कैश वाले से या इजी पैसे वाले से कहकर आप इसकी पेमेंट करवा सकते हैं। अगर हम बात करें कि इसमें टोटल कितनी फीस है, तो अगर आप BS17 टू 18 के लिए 2500 फीस है। अगर BS14 टू 16 तक आप अप्लाई कर रहे हैं तो 2000 इसकी फीस है। BS9 टू 13 के लिए 600 फीस है। BS7 के लिए 1200 फीस है, और BS1 टू BS6 के लिए 800 फीस रखी गई है। इंपॉर्टेंट बात इसमें यह है कि अगर कोई डिसेबल पर्सन अप्लाई कर रहा है तो उसके लिए किसी किस्म की कोई फी नहीं है, और उसके लिए शराइत यह है कि आपके पास डिसेबल सर्टिफिकेट होना लाजमी है। अप्लाई करने की लास्ट डेट अगर हम बात करें तो 1 मार्च 2026 इसकी लास्ट डेट है। अब हम चलते हैं इसके अप्लाई के प्रोसेस की तरफ कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में अनाउंस होने वाली जॉब्स के लिए हमने अप्लाई किस तरह करना है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आपने मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की ऑफिशियल वेबसाइट recruitment.com.pk की वेबसाइट पे चले जाना है। वहां पर जाने के बाद आपने सिंपली राइट साइड के ऊपर देख सकते हैं यहाँ पे क्लिक हेयर फॉर एप्लीकेशन फॉर्म, यहाँ पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे आपके पास फॉर्म ओपन होकर आ जाएगा। यहाँ पर आकर अपने अपना CNIC मेंशन करना है। यहाँ पर आपने अपना मोबाइल नंबर जो किसी और नेटवर्क के ऊपर कन्वर्ट ना हो, कोशिश करें कि वो ही आपने नेटवर्क यूज करना है। मींस कि अगर आपका यूफोन का नंबर है, जैज का नंबर है, तो वो किसी और कन्वर्ट सिस्टम के ऊपर कन्वर्ट ना हुआ हो, किसी और नेटवर्क के ऊपर। ये सारा कुछ फिल करने के बाद आपने सिंपली जाकर साइन अप पे क्लिक कर देना। फिर उसके बाद यहाँ पर आपने अपना CNIC मेंशन कर लेना।
जो आपने पासवर्ड दिया था वो आपने मेंशन कर देना यहाँ पे और इसको लॉगिन कर लेना है। फॉर्म जैसे ही आप यहाँ पे ओपन कर लेंगे, अप्लाई के ऊपर चले जाएंगे, उसके बाद यहाँ पर आकर अपनी अपनी पिक्चर ऐड करनी है, जो कि पिक्चर्स का साइज आपका 2 MB से कम होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं कि हमारा पर्सनल इन्फॉर्मेशन आगे फर्दर हमने किस तरह ऐड करना है। यहाँ पर जाकर हमने टेस्ट सेंटर 2 है, आपने प्रेफरेंस 2 ही देनी है, जो सेंटर आप रखना चाहते हैं। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे हमारा CNIC ऑलरेडी मेंशन आ जाएगा और जहाँ पर हमने अपनी डेट ऑफ बर्थ मेंशन करनी है। डेट ऑफ बर्थ जो कि आपके एज पर आईडी कार्ड, कोशिश करनी है कि आपने जो चीज़ भी यहाँ पे मेंशन करनी है वो आपकी वेरीफाइड हो, आईडी कार्ड के मुताबिक हो, आपकी क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस सर्टिफिकेशन के मुताबिक होनी चाहिए। नेम आपने आईडी कार्ड के मुताबिक मेंशन करना है, कोई स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। फादर नेम इस तरह मेंशन कर लेना है। आपने यहाँ पर जाकर अपना जेंडर सेलेक्ट कर लेना है, रिलीजियस सेलेक्ट कर लेना है, आपने अपना सूबा सेलेक्ट करना है यहाँ पे और डिस्ट्रिक्ट आपने सेलेक्ट कर लेना है कि आपका डोमिसाइल किस डिस्ट्रिक्ट का है। उसके बाद आपने करंट एंड परमानेंट एड्रेस यहाँ पे मेंशन कर लेना है, अपना ईमेल एड्रेस जहाँ पर आपको कम्युनिकेशन होगी, आपने अपना ईमेल एड्रेस आपने जहां पर आपको कम्युनिकेशन होगी आपने वो तमाम चीजें सेलेक्ट कर लेनी है, जो ऐड कर लेना है। यहाँ पे मेडिकल मैरिटल स्टेटस आपने यहाँ पे ऐड करना है, जो आपको लैंग्वेजेस आती हैं आपने उन सब के ऊपर टिक कर लेना है कि आपको ये लैंग्वेजेस आती हैं। अपनी कास्ट लिखनी है और उसके बाद आपने अपना फिरका लिख लेना है। उसके बाद दोस्तों हमारे पास आ जाता है कि सेकेंडरी इन्फॉर्मेशन हमारे पास क्या है। मोबाइल नंबर यहाँ पे आपने ऑलरेडी आपने जो दिया था वो आ जाएगा। सेकेंडरी या फोन नंबर आपने देना है तो दे दें, नहीं भी देंगे तो इसमें ये इस फील्ड को आप एम्प्टी छोड़ सकते हैं। उसके बाद दोस्तों हमारे पास डिसेबल सर्टिफिकेशन अगर आपके पास है तो आप इसको सिलेक्ट करके यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा। अगर आपकी डिसेबिलिटी नहीं है तो आप इसको नो ही रखेंगे। उसके बाद एज रिलैक्सेशन के अंदर जैसा कि मैंने आपको एडवर्टाइजमेंट में बताया, आप इसको सिलेक्ट करके अपनी एज रिलैक्सेशन को क्लेम कर सकते हैं। अब आ जाता है हमारा एकेडमिक सेक्शन। एकेडमिक सेक्शन के अंदर आपने अपना मैट्रिक, FSC, FA जो भी है, 14 ईयर एजुकेशन, 16 ईयर एजुकेशन, 18 ईयर एजुकेशन, PhD और अदर सर्टिफिकेट। अब हमने करना किस तरह है, जो आपकी क्वालिफिकेशन है आपने वो सिलेक्ट करना है। मेजर सब्जेक्ट उसके कौन से हैं, लेट्स सपोज मैट्रिक मेजर सब्जेक्ट आपके मैथ, फिजिक्स, बायो जो भी आपने पढ़ा है वो मेंशन करेंगे। पासिंग ईयर आपने यहाँ पे मेंशन करना है जिसमें आपका रिजल्ट अनाउंस हुआ था। ऑब्टेन मार्क्स लिखना है, टोटल मार्क्स लिखने हैं और यूनिवर्सिटी का नेम लिखना है या बोर्ड जिस जहां से आपने पास आउट किया और किस डिवीजन के अंदर किया आपने यहाँ पे वो मेंशन कर देना है। इसी तरह आपने तमाम अपनी क्वालिफिकेशन ऐड कर लेनी है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है दोस्तों एक्सपीरियंस की चीज। एक्सपीरियंस एक इंपॉर्टेंट चीज है, आपने इसे बहुत केयरफुली मेंशन करना है, केयरफुली लिखना है। डेजिग्नेशन लिखे अपनी, उसके बाद जिस डिपार्टमेंट के अंदर काम कर रहे हैं आपने वो वहां लिखना है। ऑर्गेनाइजेशन की टाइप कौन सी आपने वो मेंशन करना है, किस डेट से लेकर किस डेट तक आपने काम किया। जितनी आपकी एक्सपीरियंस है आपने तमाम के तमाम एक्सपीरियंस ऐड कर देने हैं, बट उसके एक्सपीरियंस के साथ आपके पास उसकी कॉपी लाजमी होनी चाहिए। आपने एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लाजमी बनवा लेना है और आपने अपनी करंट सैलरी भी यहाँ पे लाजमी मेंशन करनी है। टोटल एक्सपीरियंस आपने मंथ और ईयर्स के अंदर मेंशन कर लेना है। उसके बाद दोस्तों हमारे पास आ जाता है कि क्या आप सरकारी मुलाजिम हैं और मुनासिब चैनल के थ्रू अप्लाई कर रहे हैं, मींस कि आपको NOC लेना लाजमी है। अगर आप किसी गवर्नमेंट या किसी सेक्टर के अंदर काम कर रहे हैं वहां से NOC होगा तो आप उसको यस करके इसके साथ अटैच कर देंगे। उसके बाद दोस्तों हमारे पास आ जाता है कि इंटर योर ट्रैवल बोर्ड हिस्ट्री, क्या आपने कहीं पे ट्रैवल किया तो आप उसकी हिस्ट्री मेंशन करें, अपनी बहन भाइयों की तफसीलात दर्ज करें आपने। उसके बाद दोस्तों हमारे पास आ जाता है कम्पिटिटिव एग्जाम, कि आपने इनमें से कौन सा एग्जाम दिया हुआ है आप उसमें वो मेंशन कर देंगे कि हमने ये एग्जाम दिया था और इस टाइम दिया था, इतनी अटेम्प्ट्स हमने किए हैं, जो आपने एग्जाम दिया है और उसके बाद उसका स्टेटस आपने यहाँ पे लिख देना कि जो भी आपका रिजल्ट का स्टेटस था। उसके बाद आपने अपनी एप्लीकेशन को सबमिट कर देना। जैसे ही आप अपनी एप्लीकेशन को सबमिट करेंगे आपके पास एक चलान जनरेट होकर आ जाएगा और उसके बाद आपको पोस्ट सिलेक्शन के बारे में पूछेगा कि आपने किस पोस्ट के लिए अप्लाई करना है। पोस्ट को आपने सेलेक्ट करना है और आपके पास एक चलान आईडी जनरेट होकर आ जाएगी, आपने उस चलान आईडी को पे करना है। जब आप वो चलान आईडी पे कर देंगे तो आपकी फीस पे हो जाएगी और आप एलिजिबल हो जाएंगे। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस डिसाइड करेगी वो किस डेट को टेस्ट कंडक्ट करना चाहती है और उस डेट को वो आपको ईमेल के थ्रू या कुरियर के थ्रू या मोबाइल नंबर पे टेक्स्ट के थ्रू आपको इन्फॉर्म करेगी। तो आपने उनकी वेबसाइट के ऊपर भी विजिट करते रहना है और आपने इनकी इंटीमेशन या नोटिफिकेशन जो आएंगे आपने वो रीड करते रहना है। और इस तरह आप इंशाल्लाह अपनी तैयारी को कोशिश कीजिएगा। हमारे पास टाइम बहुत ज्यादा है कि हमने किस तरह तैयारी करनी है, आपने डिवीजन कर लेनी है। सिलेबस इनका अपलोड हो जाएगा, मैं आपको प्रॉपर गाइड करूंगा कि आपने किस तरह तैयारी करनी है और किस तरह आपने प्रॉपर अपने इस टेन्योर को लेकर चलना है। और हमने अपना कोई भी दिन कोई भी टाइम जाया नहीं करना, हमने कोशिश करनी है कि ऑलमोस्ट तमाम डेज के अंदर अपना सिलेबस कवर कर लें। उम्मीद है कि दोस्तों मेरी ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद रही होगी, इंफॉर्मेटिव रही होगी। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें क्योंकि डेली बेसिस के ऊपर जो भी इंफॉर्मेशन आएगी वो मैं आपके साथ शेयर करता रहूंगा। मिलते हैं नई वीडियो में, नई एडवर्टाइजमेंट, नई रिसर्च के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।